दोस्तों नमस्कार। आज मैं बिहार का प्राचीन इतिहास यानी प्राचीन इतिहास का वो भाग जो बिहार से संबंधित है, मैं आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन रखना चाहूँगा। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और ये क्वेश्चन वन लाइनर होगा, यानी एक लाइन वाला क्वेश्चन होगा। आप इसको आराम से देखिए। इससे संबंधित जो भी एमसीक्यू होगा वो आप भी बना लीजिएगा अगर इस क्वेश्चन को सही से देखते हैं तो मेरा बस इतना सा कहना है कि पूरे वीडियो को देखिए। बिहार का प्राचीन भारत से जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको सारा यहाँ पर फुलफिल किया जा रहा है। तो आप लोग इससे देखने के बाद आपको लगेगा कि प्राचीन भारत से जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता है या और पीसीएस में पूछता है वो सारा कुछ दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज देखते हैं बिहार का प्राचीन भारत प्राचीन इतिहास। मुख्य रूप से यहाँ पर हम लोग बिहार के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी प्राचीन इतिहास की। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल में नए जुड़े हुए हैं उससे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि नवपाषाण काल का प्रथम ज्ञात स्थल जो हड्डी के उपकरण के लिए पूरे देश में विख्यात है। तो इस सबसे पहले समझिए कि नवपाषाण काल के बारे में, कि नवपाषाण काल कब से कब को माना जाता है। तो 5500 से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक, इससे नवपाषाण ईसा पूर्व तक के काल को नवपाषाण काल माना जाता है। तो उस समय जो हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ था तो वो कहाँ प्राप्त हुआ था, तो याद रखें दोस्तों, ये प्राप्त हुआ था चिरांद सारण में। ठीक है, कहाँ प्राप्त हुआ था, चिरांद सारण में। काल याद रखेंगे नवपाषाण काल, यानी वो पाषाण काल जो 5500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक का काल था, जिसे नवपाषाण काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार के किस स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए थे। तो बिहार के किस स्थानों से, तो वो देखिए, ध्यान रखेंगे, वो है बक्सर एवं चिरांद से। काले मृदभांड की बात किया जा रहा है, यानी मिट्टी के मृद का मतलब है मिट्टी की बर्तन की बात किया जा रहा है। तो वो मिट्टी की बर्तन कैसा रंग का था, काले रंग का था। ठीक है, तो काले मृदभांड बर्तन जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बक्सर एवं चिरांद से। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अगर 16 महाजनपद जिसे दूसरी नगरीकरण के रूप में जाना जाता है, दूसरी नगरीकरण के रूप में जाना जाता है। अगर इसके बारे में आप 16 महाजनपद के बारे में जानेंगे, देखेंगे, तो उसमें 16 राज्यों की बात करेगा। उन 16 राज्यों में एक राज्य मगध भी होगा। ठीक है, मगध प्रदेश होगा। तो वही मगध प्रदेश जो पहले था बिहार के नाम से, कह सकते हैं कि वो आगे चलकर उसी का नाम बिहार पड़ गया। तो बिहार को किस नाम से जाना जाता था, मगध प्रदेश के नाम से। इन 16 महाजनपदों का जो जिक्र किया गया है वो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में जिक्र किया गया है। तो याद रखेंगे 16 महाजनपद में मुख्य रूप से मगध के बारे में, यही मगध साम्राज्य आगे चलकर पूरे भारत में राज करने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मौर्य वंश का सम्राट अशोक के काल का एक गहरा कुआं स्थित है, कहाँ स्थित है। ठीक है, अशोक का काल कब से कब है, ध्यान देंगे, वो है 273 से 232 ईसा पूर्व। ठीक है, इतना के बीच को हम अशोक के कार्यकाल को काल माना जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म में, यानी बौद्ध परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाई को
मारकर गद्दी स्थापित किया था। याद रखेंगे अशोक का राज्याभिषेक जो विधिवत हुआ था वो कब हुआ था? 269 BC में। ठीक है, अशोक का राज्याभिषेक विधिवत रूप से 269 BC में हुआ था। तो फिर इतिहासकार कहते हैं कि ये 4 साल राज्याभिषेक नहीं हुआ तो क्या किए? तो 4 साल अपने भाई को मारने में लगा दिए क्या? ऐसा तो बात नहीं है। खैर, सारे इतिहासकार इस चीज़ से सहमत नहीं है कि अशोक ने 99 भाई को कत्ल करके एक आगम कुआं के पास एक गहरा कुआं था उसी में डाल दिया गया। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे कि ये मौर्य वंश का सम्राट अशोक के काल का एक गहरा कुआं स्थित है। कहाँ है? आगम कुआं में। अगर अभी भी आप लोग चाहे तो मौर्य वंश के राजप्रसाद कुम्हरार में है। ठीक है, कुम्हरार में है, आप जाकर देख सकते हैं कुम्हरार आगम कुआं के पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। वैदिक साहित्य के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में बिहार 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य में कौन कौन वैदिक साहित्य में खासकर ऋग्वेदिक की बात किया जा रहा है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सब सारी बातें हो रही है। तो वैदिक साहित्य में मुख्य रूप से यहाँ पर मगध, अंग और विदेह यानी 3 ऐसा राज्य की बात किया जा रहा है, 3 ऐसा भाग की बात किया जा रहा है जो बिहार में है। ठीक है, तो ये तीनों जो भाग है या आप कह सकते हैं तीनों महाजनपद है, इनके बारे में आप इतना समझेंगे कि ये 16 महाजनपद का अंग है। मगध की राजधानी राजगिरी, याद रखेंगे। ठीक है, राजगिरी। अंग का राजधानी चंपा। ठीक है, और विदेह यानी वज्जी का राजधानी वैशाली। ठीक है, वैशाली, ध्यान रखेंगे। चलिए, ये तो तीनों हो गया। ध्यान रखेंगे कि ये तीनों का तीनों बिहार में है और महाजनपद का ये 3 राज्य, ये 3 महाजनपद जो बिहार में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन है? तो वज्जी है, ध्यान रखेंगे। विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन है? तो वज्जी है। तो वज्जी में इसे लोकतांत्रिक गणराज्य क्यों कहते हैं कि ये 8 गण मिलकर एक साम्राज्य चला रहे थे। वो 8 गण कौन कौन है? ध्यान रखेंगे। प्रथम है विदेह। ठीक है, प्रथम विदेह। दूसरा है वज्जी। ठीक है, वज्जी। तीसरा है लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी। इसके बाद ज्ञात्रिक है, ध्यान रखेंगे, ज्ञात्रिक है। फिर इसके बाद कुंडलग्राम है। इसके बाद उग्र है। ठीक है, इसके बाद उग्र है, ध्यान रखेंगे, उग्र है। इसके बाद भोग है और 2 और है, याद रखिएगा, इच्छवाकु और कौरव। ठीक है, सब मिलकर 8 हो जाता है। 8 मिलकर एक संघ बना था जिसे वज्जी संघ के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मैंने अभी बताया कि उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में मगध साम्राज्य होगा और मगध साम्राज्य पूरे इंडिया में शासन करेंगे। ठीक है, जिसकी राजधानी गिरिब्रज या फिर राजगिरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बस यहाँ पर वही क्वेश्चन है, मगध का प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध प्रथम राजधानी गिरिब्रज हुआ करता था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है कि मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अभी मैंने बताया कि वहाँ पर 8 में से लिच्छवी भी एक हुआ करता था, तो लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। आगे है एक क्वेश्चन, मगध राज्य का स्थापना किसने की थी? तो मगध राज्य की स्थापना, ध्यान रखेंगे, बृहद्रथ ने की थी। याद रखेंगे, ये जरासंध का पिता है। ठीक है, इनके बारे में महाकाव्यों में, खासकर महाभारत में इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो बृहद्रथ की चर्चा ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ध्यान रखेंगे कि बृहद्रथ जो पहला शासक है जो मगध राज्य की स्थापना किया था। हर्यक वंश के बिंबिसार बाद में आएंगे, इससे पूर्व बृहद्रथ ने मगध राज्य की स्थापना किया था। ये बात को ध्यान रखेंगे। जो जरासंध उनका बेटा था या जरासंध का पिता बृहद्रथ थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में थे? ठीक है, वो है बिंबिसार। याद रखेंगे, बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक है। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक है।
जिसका शासनकाल रहा 544 से 492 BC तक। ठीक है, याद रखेंगे हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, इसका पुत्र अजातशत्रु और उसका पुत्र उदयन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, नीचे वाला क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, ऊपर वाला छोड़ देता हूँ। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के शासक कौन थे? तो याद रखेंगे महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के शासक बिंबिसार और अजातशत्रु, जो दोनों बाप बेटा हैं। ठीक है, दोनों बाप बेटा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोध गया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ठीक है, यहाँ पर गौतम बुद्ध के बारे में है। देखिए गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाए तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी इसकी है। ठीक है, लेकिन बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की बात किया जा रहा है तो उसका आंसर होगा गौतम बुद्ध। फिर भी कुछ बातें जान लीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, इसकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, खैर इनके बारे में बहुत कुछ है। चलिए गौतम बुद्ध के बारे में कभी मेन स्ट्रीम इतिहास में आएंगे तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? देखिए अभी मैंने बताया कि गौतम बुद्ध की जो कह सकते हैं कि मृत्यु हुई थी, जिसको बौद्ध धर्म ने द्वारा महापरिनिर्वाण का संज्ञा दिया है। ठीक है, तो उस समय कब हुई थी? याद अभी मैं बताया 483 BC में हुई थी। उस समय पहली बौद्ध संगति हुई थी। कहा जा सकता है बौद्ध धर्म का एक संगोष्ठी हुआ था या बैठक हुआ था। वो कहाँ हुआ था? तो हुआ था कहाँ? याद रखेंगे, वो राजगीर में हुआ था। ठीक है, शासनकाल किसका था? याद रखेंगे शासनकाल अजातशत्रु का था। ठीक है, अजातशत्रु का था। ईस्वी में बता दिया, शासक बता दिया। इसका अध्यक्षता कौन किया था? याद रखेंगे महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता किया था। इसके बाद 3 और संगतियां हैं, नीचे पीछे आने वाला है, वहाँ मैं बताऊंगा तीनों के बारे में। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर को मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? यानी कहने का मतलब है कि महावीर जी का जो कह सकते हैं कि मृत्यु प्राप्त हुई थी वो कहाँ प्राप्त हुई थी? क्वेश्चन ये है। तो याद रखेंगे महावीर जी की मृत्यु जो प्राप्त हुई थी वो कब हुई थी? 468 BC में हुआ था और ये आपका पावापुरी में हुआ था, जो कि आपका वही आंसर होगा, पावापुरी में हुआ था। एक बात और ध्यान रखेंगे, महावीर जी का जन्म की बात करेंगे तो 540 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन संगति जो हुआ था तो संगति जो प्रथम जैन संगति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। लेकिन कब हुई थी? याद रखेंगे 300 BC में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे प्रथम जैन संगति 300 BC में हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो किए थे उनका नाम है, याद रखेंगे, स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र अध्यक्षता किया था स्थूलभद्र। तो दूसरी जैन संगति कहाँ हुई थी? तो दूसरी जैन संगति वल्लभी गुजरात में हुई थी। कब हुई थी? याद रखेंगे हुई थी 6ठी शताब्दी में। ठीक है, सेकेंड जो जैन संगति हुई थी वो हुआ था वल्लभी गुजरात में, लेकिन कब? तो याद रखेंगे 6ठी शताब्दी में। ठीक है, 6ठी शताब्दी में हुई थी। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखेंगे जो किया था वो इसका नाम है क्षमा श्रवण। ठीक है, क्षमा श्रवण नाम था जिसने अध्यक्षता किया था सेकेंड बौद्ध संगति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? दोस्तों याद रखेंगे धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिए थे? यानी जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो याद रखेंगे उपदेश दिए थे सारनाथ में। उन्हीं 5 मित्रों को दिए थे जिसने उसका साथ छोड़ दिया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जिसने साथ छोड़ दिया था 5 मित्र, उन्हीं मित्रों को पहली बार
सारनाथ या ऋषिपत्तनम में धर्मचक्र प्रवर्तन यानी कह सकते हैं कि उसे प्रथम उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार के विशाल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बहुत सा सिंपल है, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक, इसने अपनी राजधानी राजगिरी में यानी गिरिब्रज में स्थापित किया था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो याद रखें, कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिसका नाम एक विष्णुगुप्त भी है और चाणक्य भी है, इसने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इससे 15 भागों में बटा हुआ है, याद रखेंगे। अर्थशास्त्र का विषय है राजनीति, ठीक है, याद रखेंगे। अर्थशास्त्र का विषय है राजनीति, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र का मतलब ऐसा नहीं इकोनॉमी यहाँ पर नहीं है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र यानी राजनीतिक विषय है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पर। हर्षचरित पुस्तक का लेखक कौन है? ठीक है, हर्षचरित जो हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया क्वेश्चन बुक है, किसने लिखा था? वानभट्ट, ध्यान रखेंगे। वानभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि हुआ करता था। वानभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि हुआ करता था, यानी हर्षवर्धन के राज्य में वानभट्ट का स्थान मिला था, वहीं वो रहते भी थे। प्रथम जैन संगति किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो अभी मैंने बताया कि प्रथम जैन संगति जो हुआ था वो 300 BC में हुआ था। उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, याद रखेंगे। तो यह इसका मतलब है उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, किस अभिलेख में रुद्रदामन की प्रथम उपलब्धि वर्णित है? ठीक है, एक अभिलेख है, ध्यान रखेंगे, रुद्रदामन का अभिलेख। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, तो याद रखेंगे वो अभिलेख है आपका जूनागढ़। ये अभिलेख आपको गुजरात में से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे, गुजरात से प्राप्त हुआ है। तो जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन का विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? अभी मैंने बता दिया इसको कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो जिस पहलू पर प्रकाश डाला गया है वो है आपका राजनीतिक नीतियाँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? इस बात को ध्यान रखिएगा कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था सर्वप्रथम, ठीक है। तो एक बात तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान गौर कीजिएगा कि उदयन ने क्या किया था कि राजगिरी से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी ट्रांसफ़र किया था, ठीक है, ट्रांसफ़र किया था यानी स्थानांतरण किया था। याद रखिएगा, उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र ट्रांसफ़र किया था। इस प्रकार आप कह सकते हैं पाटलिपुत्र को सबसे पहले सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाले जो शासक हैं वो उदयन है, लेकिन बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने कह सकते पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी स्थापित किया। तो यहाँ पर जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य ना होकर उदयन होगा। अगर उदयन आपके पास ऑप्शन में नहीं रहा तो आप चंद्रगुप्त मौर्य को मार सकते हैं, टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो याद रखेंगे, नंद वंश के बाद जो शासन किए हैं वो है आपका मौर्य वंश। एक बात तो और ध्यान रखिएगा कि नंद वंश जिसका संस्थापक महापद्मनंद है, ठीक है, जिसका संस्थापक महापद्मनंद है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि महापद्मनंद के उत्तराधिकारी घनानंद ने कौटिल्य को अपना कह सकते हैं कि बेइज्जत किया था या फिर उनकी बात को नहीं माना था। तो कौटिल्य को गुस्सा आया घनानंद से और घनानंद को गद्दी से उतार कर अंत में चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी थमाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे साथ दीजिए, आपको टेंशन नहीं होगा। तो याद रखेंगे, तो घनानंद यानी नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को उतार कर गद्दी से उस गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य आसीन होता है। इस प्रकार नंद वंश के पश्चात मगध पर जो शासन किया वो मौर्य वंश है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, मौर्य वंश है। भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम शासक कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? तो याद रखें बिंबिसार के बारे कितना बार बताऊं, मैं फिर ही बोल देता हूँ, हर्य वंश के संस्थापक
बिंबिसार है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश को समाप्त कर मगध में नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग वंश को समाप्त कर जो नंद वंश की स्थापना किया था तो वो है महापद्म नंद। जो मैंने अभी बताया कि नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंद वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? तो नंद वंश का प्रमुख शासक आपका महापद्म नंद, जो नंद वंश का संस्थापक भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का किस शासक को कुनिक कहा जाता था? ध्यान रखेंगे, हर्यक वंश का जो शासक हैं वो है अजातशत्रु, जिसको कुनिक कहा जाता है। और एक बात ध्यान रखेंगे, इसने अपने पिता की हत्या किया था, ठीक है। इसका पिता का नाम बिंबिसार है और इसका भी हत्या इसका बेटा उदयन ने किया था। लेकिन कुनिक किसे कहा जाता है? तो अजातशत्रु को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व काल में सबसे महत्वपूर्ण गणसंघ कौन सा था? तो वैशाली था। इसके बारे में दोबारा कहने को मतलब नहीं है, मैंने कितना बता दिया कि जो गणतंत्र स्थापित किया था वो वज्जी वैशाली था, जो 8 राज्यों मिलकर 8 संघ मिलकर अपना स्थापित किया था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शासक के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ? तो इसके बारे में बता दिया पहले ही, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। किस शासक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? वो था कालाशोक, ठीक है। या इस क्वेश्चन को मैंने बताया नहीं है, इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। तो दूसरी बौद्ध संगति हुआ था कालाशोक, ठीक है, ध्यान रख, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसके समय में जो दूसरी बौद्ध संगति हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। 2 आंसर आपको यहाँ मिल रहा है, एक कालाशोक, एक वैशाली। कब हुआ था वो याद रखेंगे, 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, ईसा पूर्व में हुआ था। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखेंगे, इसका अध्यक्षता किया था साबक मीर ने, ठीक है, इसका अध्यक्षता किया था साबक मीर ने, ठीक है। तो याद रखेंगे साबक मीर, ठीक है, याद रखें साबक मीर ने इसकी अध्यक्षता किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में किसने नियुक्त किया था? ठीक है, तो आपको मैंने पहले बताया था कि बिंबिसार भगवान बुद्ध के समकालीन हैं। तो भगवान बुद्ध का जो कहने का मतलब कभी बीमार पड़ गए थे तो उनकी सेवा के लिए जीवक को बिंबिसार ने नियुक्त किया था। चलिए, बिंबिसार की हत्या किसके उकसाने पर अजातशत्रु ने की थी? मैंने अभी बताया कि अजातशत्रु ने पापा की हत्या कर दिए थे, पिताजी हत्या कर दिए थे। तो पिताजी कौन है? इसका बिंबिसार है। लेकिन किसके उकसाने में किए थे? तो वो उकसाने वाला व्यक्ति है देवदत्त। ठीक है, देवदत्त के उस उकसाने से बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने बौद्ध संगति बिहार में हुआ था? ध्यान रखेंगे, 3 बौद्ध संगति बिहार में हुआ था, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये तीनों बौद्ध संगतियाँ बिहार में हुआ था। एक अजातशत्रु शासनकाल में, दूसरा कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक के शासनकाल में। एक राजगिरी में, दूसरा वैशाली में और तीसरा पटना में। ठीक है, बिंदुसार की माता का नाम क्या था? तो बिंदुसार की माता का नाम ध्यान रखेंगे वो है दुर्धरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? वो है आपका अशोक। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति जो हुआ था वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये भी लिखा पाटलिपुत्रा में। कब हुआ था वो याद रखेंगे, 250 BC में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखेंगे वो व्यक्ति का नाम है मोगलीपुत्तम तीस। ठीक है, 30 याद रखेंगे, मोगलीपुत्तम 30 इसकी अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो याद रखिएगा चौथा बौद्ध संगति हुआ था कुंडल वन में, कश्मीर में। शासक कौन है? कनिष्क। ठीक है, कब हुआ था? प्रथम सदी में। ठीक है, प्रथम सदी में हुआ था, ये याद रखेंगे।
इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखेंगे वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र या अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष ने किया था। चलिए चारों बहुत संगति हो गया, चारों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के शासक कौन बना? तो कौन बना था? अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के शासक उसका पुत्र कुणाल बना था, ठीक है, कुणाल बना था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। तो ये भी बात है कि शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? स्थापना किसने किया था? तो स्थापना किया था, ध्यान रखेंगे, वो है, उसका नाम है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग है, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग उसका संस्थापक है। इसने क्या किया था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्रथ को हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आपका नान्यदेव होगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि कर्नाट वंश का और सब नाम है, ठीक है, ध्यान रखें कौन कौन नाम है। तो एक नाम है सिमराव, ठीक है, कर्नाट वंश का एक और नाम है सिमराव वंश, ठीक है। दूसरा नाम है देवराज वंश, ठीक है, देवराज वंश। ये सब जो कर्नाट वंश थे ये सब मिथिला में, ठीक है, याद रखेंगे, मिथिला की बात है। और कर्नाट वंश का स्थापना कब हुई थी ये भी ध्यान रखेंगे, वो था 1097 में, ठीक है। इसका संस्थापक कौन है? नान्यदेव। इसका पुत्र गंगदेव, ये भी ध्यान रखेंगे, इसका पुत्र गंगदेव, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद कर्नाट वंश के शासनकाल को याद रखेंगे, कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस स्रोत से पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो स्रोत क्या है? वो है इंडिका। इंडिका किसकी बुक है? इस बात को ध्यान रखें दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इस इंडिका पुस्तक जो है वो मेगास्थनीज का है, ठीक है, मेगास्थनीज का है। तो याद रखेंगे मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो याद रखेंगे सीरिया नरेश सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था मेगास्थनीज। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था आपका मेगास्थनीज, ध्यान रखेंगे। और इसी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। चलिए, इंडिका से मौर्य शासनकाल का प्रशासन के बारे में पता चलता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक है हरि सिंह देव, ध्यान रखेंगे, हरि सिंह देव। इस शासक को गयासुद्दीन तुगलक ने जब बंगाल से वो वापस आ रहे थे, रिटर्न होके आ रहे थे, ठीक है, तो वो हरि सिंह को पराजित किए थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल से रिटर्न होके आ रहे थे, वापस आ रहे थे, जीत कर आ रहे थे गयासुद्दीन तुगलक, तो रास्ते में मिला मिथिला दरभंगा के साइड में, तो इसको भी वो लूट खसोट या कह सकते हैं, इसको पराजित करके गयासुद्दीन तुगलक आगे गए, जहाँ पर जोना खां यानी एमबीटी ने एक लकड़ी का महल बनाया था उसके स्वागत के लिए। उसी लकड़ी के महल में गिर जाने से उसकी मृत्यु हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीन यात्री वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। एक बात ध्यान रखेंगे, वेनसांग कब आए थे भारत? चीनी यात्री है, याद रखेंगे, उस समय था हर्षवर्धन के कार्यकाल था। और इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सीयूकी, ठीक है, सीयूकी। यात्रियों को राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। और इस नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा, इसके बाद फिर चले गए श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद ये फिर वापस चले गए अपना देश, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नींव किसने रखी थी? तो पाल वंश का शासक है धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अपनी नींव रखी थी। एक बात ध्यान रखेंगे, ये विश्वविद्यालय भागलपुर में है, ठीक है, भागलपुर में है। चलिए, भागलपुर से पूरब की तरफ जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि बिहार में शिव का प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में शिव का प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर स्थित है। बस एक फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये है कहाँ पर है? कैमूर की पहाड़ी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? ठीक है। तो याद रखेंगे, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो वह है आजीवक संप्रदाय ने। ध्यान रखेंगे, सम्राट अशोक ने बराबर की गुफाओं को आजीवकों को दान दे दिया था। उसमें 4 गुफाएं मेन रूप से है, उनका मैं नाम बता रहा हूं, आप लोग याद कीजिएगा। उन चारों का नाम है, एक का नाम है कर्ण, दूसरा का नाम है चोपर, ठीक है, तीसरा का नाम है विश्व झोपड़ी और चौथा का नाम है सुदामा। ठीक है। ये राजगीर में है। ठीक है। चारों गुफाएं जो आजीवकों को दान में दिया था, क्योंकि अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ठीक है। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वो स्तंभ है भाबरू स्तंभ। ये कहाँ पर है? ध्यान रखेंगे, राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में। तो भाबरू स्तंभ लेख से में ये कहा गया है कि अशोक ने खुद को अपने सम्राट, कहाँ का सम्राट बताया? मगध का सम्राट बताया था। बिहार में बुद्ध का ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो याद रखेंगे, बिहार में बुद्ध का ताम्र मूर्ति सुल्तानगंज से प्राप्त हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री वैनसांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की? ठीक है। मैंने अभी भी बताया कि वैनसांग जो आए थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे और यहाँ आए, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अपना शिक्षा ग्रहण किए। और फिर ये एक बात ध्यान रखेंगे, ये चीन से पैदल ही आए थे। ठीक है, पैदल ही आए थे और फिर यहाँ बिहार आने के बाद अपना शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर से पैदल ये श्रीलंका गए और श्रीलंका से फिर वो चले गए चीन चले गए। ठीक है। तो इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वैनसांग को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन यात्री ईत्सिंग ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी चीन का यात्री है, इस 7वीं शताब्दी में आए थे। एक का जिक्र नहीं हो रहा है। ठीक है, याद रखेंगे, जिसका नाम आपको मैं लिख देता हूँ, उसका नाम होगा फाहियान। ठीक है, ये भी चीनी यात्री हैं। ये चीनी यात्री कब आए थे? तो किस शासक के समय आए थे? याद रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो था गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, किसने किया था? तो याद रखेंगे, कुमारगुप्त ने। ठीक है, कुमारगुप्त ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? चलिए, अगला क्वेश्चन यही आ गया। तो ये है कुमारगुप्त प्रथम के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की किस शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी? तो याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, याद रखेंगे कि जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ हुई थी? मैं बताया आप लोगों को, याद तो हो ही गया होगा। वो जो जगह है वो है कश्मीर कुंडल ग्राम में। ठीक है, या कुंडल वन में। तो उस समय का शासक कौन था? कनिष्क था। कुषाण वंश के शासक कनिष्क था। तो कनिष्क के समय में जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, उस समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। ठीक है, एक भाग है हीनयान। ठीक है, एक भाग है हीनयान और दूसरी भाग है महायान। ठीक है, हीनयान और दूसरी भाग है महायान। तो याद रखेंगे, महायान शाखा का जो शिक्षा, विशेष रूप से शिक्षा मिलता था नालंदा विश्वविद्यालय में। हीनयान और महायान में अगर आपसे अंतर पूछे, बस इतना बताना है कि हीनयान और महायान में यही अंतर है कि महायान शाखा के लोग मूर्ति पूजा करते थे। कहने का मतलब है भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसका पूजा करते थे, बाकी हीनयान पूजा उसका नहीं करते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम था। ठीक है, तो भाषा का माध्यम क्या था? वो पाली था। सिंपल रूप से बात है। बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? वो आपकी पाटलिपुत्रा से प्राप्त हुई है। ठीक है, प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्वंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? तो उद्वंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार में नालंदा में यानी बिहार शरीफ में, या कह सकते हैं आप राजगिरी में स्थापित था। इसका कह सकते हैं ये जो आपका उद्वंतपुरी शिक्षा केंद्र है, पाल वंश के शासक गोपाल ने स्थापना किया था, ध्यान रखेंगे। चलिए, बेसर शैली का विस्तार था, यानी बेसर शैली एक शैली है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? विंध्य से कृष्णा के बीच में। ठीक है, बेसर शैली का विस्तार विंध्य और कृष्णा के बीच में विस्तार था। नेक्स्ट है कि उद्वंतपुरी महाविहार का संबंध किस कला से है? मैंने अभी बताया कि उद्वंतपुरी शिक्षा केंद्र पाल शासकों गोपाल ने बनाया था, तो जब कला की बात हो रही है तो पाल कला से संबंध है। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो याद रखेंगे, जो मैंने अभी बताया उद्वंतपुरी को बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो मैंने शुरू में बताया था कि पाटलिपुत्र को पहला राजधानी उदयन ने किया था, बाद में चल के चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया, तो इसने पाटलिपुत्र को बसाया था, उदयन ने बसाया था, ध्यान रखें। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। मैंने अभी कितना बार इसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो एक महावंश, ठीक है, इसके अनुसार 15 वर्ष की उम्र में ही बिंबिसार राजगद्दी पर बैठा। अंग महाजनपद या अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वो चंपा। याद रखेंगे, अंग महाजनपद भागलपुर, ठीक है, भागलपुर और मुंगेर के बीच में है। ठीक है, यानी वर्तमान में भागलपुर मुंगेर अंग महाजनपद के अंतर्गत में आता था। ठीक है, जिसकी राजधानी चंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात में एक झील बनाया था जिसका नाम है सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील का जिक्र रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। इससे ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ था। ठीक है, क्योंकि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा होती है। उसमें ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक गुजरात में झील बनाया था या तालाब बनाया था जिसका नाम है सुदर्शन झील। ठीक है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार के निर्वासित किया गया था, वह दफन है नालंदा में। ठीक है, तो ये दफन कहाँ है? नालंदा में। यानी कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह, जिन्हें मुगल सम्राट अशोक द्वारा बिहार में निर्वासित किया था, उसका दफन कहाँ दफनाया गया है? नालंदा में दफनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, वो था आपका मथुरा। ठीक है, सूती वस्त्र सबसे अधिक उस समय मथुरा में निर्माण होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा सरित सागर का लेखक कौन है? एक पुस्तक है, वो पुस्तक याद रखेंगे, कथा सरित सागर का लेखक कौन है? तो वो है सोमदेव। ठीक है, सोमदेव, ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन आपका लास्ट होने जा रहा है। ठीक है, कि नालंदा विहार को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, पहला तुर्क शासन जो बिहार पे आक्रमण किया था, ध्यान रखेंगे, वो है बख्तियार खिलजी। इसे नालंदा बिहार को इसलिए इसने ध्वस्त कर दिया, इसे समझ में नहीं आ रहा था, उनको लग रहा था ये राजमहल है, मुझे यहाँ कुछ प्राप्ति होगी, इस तरह ये ध्वस्त कर दिया था। ये भी ध्यान रखेंगे कि बख्तियार खिलजी पहला तुर्क शासक है जो बिहार पर आक्रमण किया था। कब किया था? तो याद रखेंगे 1203 में किया था। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज का है, बिहार का रामपुरवा, लोरिया अरेराज तथा लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? तो ये स्तंभ लेख किसका है? अशोक का है। ये कहाँ स्थित है? ये चंपारण बिहार में स्थित है। ठीक है, तो अशोक का 3 स्तंभ लेख, लोरिया रामपुरवा, लोरिया अरेराज और लोरिया नंदनगढ़, तीनों स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा
कमेंट करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए, इसी तरह मैं वीडियो में लाता रहूँगा। आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथ दीजिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि मैं भी उत्साहपूर्वक आगे बढ़ता रहूं और आप तक नए नए वीडियो पहुंचाता रहूं। थैंक यू दोस्तों, जुड़ने के लिए, पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।